हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। जनरल अवेयरनेस की जो शाम को आपको वीडियोज मिल रहे हैं उसमें हम फिजिक्स कर रहे थे और आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन के गति विषयक नियम हम करेंगे, है ना। आप सबने पढ़ा होगा न्यूटन के गति विषयक नियम और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन के गति विषयक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर इसके जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो इनसे रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे कि गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है या तृतीय नियम क्या है। कोई एक आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना देके और पूछा जाएगा कि ये किस नियम से संबंधित है। तो जब तक आपको वो नियम समझ में नहीं आएगा या आप उस नियम को नहीं जानते होंगे, आप उस घटना को उस नियम से संबंधित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। अब देखिए, जो पहला नियम है, प्रथम नियम, है ना, न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि एक वस्तु अगर विरामावस्था में है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और एक वस्तु जब मूविंग पोजीशन में है, मतलब मूव कर रहा है, चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा, वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब एक वस्तु रुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे आप देखो, घर में आपकी बाइक रखी हुई है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, गियर डालना पड़ेगा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब वो चलती है। तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली बाइक पे एक बाह्य बल लगाते हैं, है ना। और जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो वहीं पे रुकी रहेगी। और वो उसकी टेंडेंसी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की, दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो जिस भी पोजीशन में है, चाहे वो रुकी हुई है और चाहे वो चल रही है, वो उसी में रहना चाहती है, अपनी स्थिति से बाहर नहीं आना चाहती है ना। अपनी स्थिति से बाहर नहीं आना चाहती है, चल रही है तो चलना ही चाहती है और रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है। और कब तक, जब तक कि उस पर एक बाह्य बल आरोपित न किया जाए, ठीक है ना। तो यह है प्रथम नियम। अब उदाहरण बहुत सारे, इसके तो उदाहरण है रियल लाइफ से जुड़े हुए, बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहला तो ये हो गया, आपने देखा होगा जब आप बस में बैठ के जाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाया जाता है ना। ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, बस चल रही होती है तो अचानक से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। हमको आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो बस के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, है ना। बस के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ब्रेक लगाया गया तो बस तो रुक गई। बस जो एक ऑब्जेक्ट है उसको तो ब्रेक ने फोर्स लगा के रोक दिया, लेकिन हमारा शरीर अभी भी रुकने को तैयार नहीं है, है ना। यही प्रथम नियम यही कहता है कि कोई वस्तु जब चल रही है तो चलना ही चाहती है। तो हमारा शरीर अभी भी नहीं रुकने को तैयार है। बस तो रुक गई पर हमारा शरीर चले जा रहा है। तो जो हमारे शरीर का जो हिस्सा बस के संपर्क में है वो तो रुक गया, और जो हिस्सा बस के संपर्क में नहीं है वो अभी भी चलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम आगे की तरफ हो जाते हैं। ऐसे ही देखिए, बस या कोई कार या कोई बाइक पे आप बैठे हुए हैं और अभी बाइक खड़ी है ना। जैसे मान लीजिए आप पीछे बैठे, आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है, तो अभी वो चलाने वाला है। अभी जस्ट वो क्या हुआ है, बाइक स्टार्ट किया है, गियर डाला है, अभी क्लच नहीं छोड़ा है। जब ही वो क्लच छोड़ता है तो आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। फिर वही नियम, जब बाइक रुकी हुई है, आपका शरीर भी रुका हुआ है, अब वो चाहता है कि वो रुका ही रहे, है ना। वो चाहता है कि वो रुका रहे, तो बाइक पे तो फोर्स लगा के बाइक को आगे बढ़ा दिया गया, पर हमारे शरीर का वो हिस्सा जो बाइक से संपर्क में नहीं है वो अभी भी चाहता है कि वो रुका रहे। तो बाइक आगे बढ़ गई और हम रुके रहना चाहते हैं, तो हम पीछे की तरफ झटका खा जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, है ना। कारपेट होता है, चटाई वगैरह, गद्दा वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा कि उसको, या गाँव में खाट होते हैं, खटिया होते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, डंडे से पीटते हैं, उसमें जो धूल हो गई, जम गई होती है ना, उसको साफ करने के लिए। तो ये भी जो है इसी नियम पे काम करता है। क्या होता है, धूल जो है वो गद्दे के साथ या उस खटिया का जो भी सरफेस है चारपाई का, उसके साथ वो रुका हुआ है विरामावस्था में। अब जब ही आपने डंडा मारा, डंडा पड़ा चारपाई पे और उसके सरफेस पे, और वो तो नीचे चली गई या ऊपर की तरफ अगर आपने नीचे से मारा तो, और धूल के जो कण हैं वो विरामावस्था में ही है। तो क्या हुआ, होता क्या है कि धूल का कण उस सरफेस पे है और सरफेस जब ही नीचे गया, धूल का कण यहीं का यहीं रह गया, बस उससे अलग हो जाता है, गिर जाता है अलग होके, है ना। समझ रहे हैं आप उदाहरण?
अब देखिए फल क्या करते हैं, या तो कुछ लोग आम के पेड़ पे चढ़ के उसको हिलाते हैं तो फल गिर जाता है, या बेर के पेड़ पे आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अमरूद तो इतना जल्दी हिलाने पे नहीं टूटता है, थोड़ा मजबूत होता है, तो होता है ना ऐसा। तो वो भी ये प्रथम नियम से ही होता है। क्या होता है कि पेड़ की जो डालियां हैं वो विरामावस्था में है, और उसके साथ जो फल लगा हुआ है वो भी विरामावस्था में है। अब क्या हुआ, जब ही आपने झटके से हिलाया तो पेड़ की डालियां हिली, अपने जगह से डिस्प्लेस हुई। पेड़ की डाली फल के साथ, यहाँ पे देखिए ये फल के साथ क्या हुई है, हैंग हुई है। अब जब ही आपने डाली को हिलाया तो डाली पे तो एक फोर्स लगाया आपने और वो हिल के इधर हुई, लेकिन जो आम या जो भी एक फल है वो अभी भी चाहता है कि वो उसी विरामावस्था में ही रहे। इस चक्कर में क्या होता है कि अलग हो जाता है डाली से टूट के, और डाली इधर चली गई, वापस आई, और फल क्या हुआ, फल तो डाली से जुड़ा था, अब वो अलग हो जाने से छूट के नीचे गिर गया। तो इस तरह से फल क्या होता है, वापस आ जाता है। तो ये है प्रथम नियम। अब इसमें देखिए, ये जो हर एक वस्तु की जो एक टेंडेंसी है ना कि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहे, और अगर वो मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में ही रहे, इसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, या इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व, है ना, इसको कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, समझिएगा बात को। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वही होता है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जो वस्तु, रेस्ट मतलब विरामावस्था में, जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, कब तक रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और जब कोई वस्तु मूव कर रही है ना, तो मूव ही करते रहना चाहती है, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कोई वस्तु चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहती है। अब एक बात बताओ कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मतलब इनर्शिया एक्चुअली, इनर्शिया को कैसे मापे, कैसे मेजर करें। तो इनर्शिया डिपेंड करता है किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनो, मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए, ठीक है ना, तो देखिए मास को इनर्शिया से कैसे रिलेट करते हैं। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया मतलब किसी भी वस्तु की एक, आप कह सकते हैं कि मतलब उसकी नेचुरल एक प्रकृति है। मतलब अगर वो चल रही है तो ये नेचुरल है कि वो चलना ही चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकना ही चाहेगी, वो चलने का अपोज करेगी, चलना नहीं चाहेगी। उसके लिए उसको एक फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है मास पे। मैं अब ये समझाने जा रहा हूँ। इनर्शिया तो मैंने समझा दिया। इनर्शिया जो है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। कैसे, ये बात आपको एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने ट्रॉली देखा है ना, ट्रॉली मान लीजिए एक लोडेड ट्रॉली है, ईंटा भर के उस ट्रॉली में रख दिया गया है, ठीक है। और अब ट्रैक्टर ने ट्रॉली को जोड़ा और वो चलाना चाहा, तो लोडेड ट्रॉली को चलाने के लिए ट्रैक्टर को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है, तब जाके वो लोडेड ट्रॉली जो है वो आगे बढ़ती है। और अगर अनलोडेड ट्रॉली है, खाली ट्रॉली है, उसमें ईंटें निकाल दिए गए, हटा दिए गए, है ना, उसको अनलोड कर दिया गया, और अब वही ट्रैक्टर जब जोड़ेगा और वो चलाना चाहेगा तो कम बल में ही उसको चला देगा, है ना। अच्छा, एक को चला, ट्रॉली वही है, एक को चलाने के लिए एक स्थिति में ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ी और दूसरे स्थिति में चलाने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ी। मतलब एक में इनर्शिया ज्यादा था, एक में इनर्शिया कम था। इनर्शिया ज्यादा मतलब जो अभी चलना चाहता नहीं है, जिसको चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ा। तो कौन से को चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ा, जिसमें जो लोडेड था, लोडेड का मतलब जिसका मास ज्यादा था। तो जब मास ज्यादा था तो इनर्शिया ज्यादा हो गया, और जब मास कम, अनलोडेड, तो इनर्शिया कम ही फोर्स में उसको चला दिया गया। समझ रहे हैं ना बात, उसको कम ही फोर्स में चला दिया गया। अच्छा, ये प्रथम नियम का एक और उदाहरण आपने देखा होगा। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं
और एक बॉल है आपके हाथ में और बॉल को आप फेंक रहे हैं, तो बॉल क्या है, कुछ देर बाद आपके हाथ में ही तो आके गिरती है ना, पीछे थोड़ी ही छूट जाती है। ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन तो चल रही है, तो बॉल क्या होता है, बॉल जब आप फेंकते हैं तो बॉल आपके हाथ में ही तो आके गिरती है, जबकि आपका शरीर तो आगे बढ़ गया होता है, तो वो पीछे क्यों नहीं चली जाती है। अगर बराबर स्पीड से चल रही है तो आपके हाथ में ही आके गिरेगी। जो चीज चल रही है सब चलना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है। जो चीज रुकी हुई है वो रुकना चाहती है, चलना नहीं चाहती है। और एक चीज और आपने देखा होगा कि जब जैसे लॉन्ग जंप होता है, आपने देखा होगा लॉन्ग जंप में जो एथलीट होता है वो थोड़ा रनिंग करके आके और तब कूदता है ना, उससे क्या होता है, वो ज़्यादा दूर जाता है। उसको लगता है कि थोड़ा लंबा कूदना पड़ेगा ना, तो वो रनिंग करके आता है। क्यों भाई, जब रनिंग करके आता है तो उसका जो शरीर है वो पहले से ही मोशन में है, पहले से ही मोशन कर रहा है, तो उस समय मोशन करना ज़्यादा आसान होता है, जंप करना। और जब आप एकदम से खड़े रहते हैं और वहाँ से आप जंप करना चाहते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि इनर्सिया के कारण आपका शरीर उस समय खड़े ही रहना चाहता है, चलना नहीं चाहता है। अब आप अचानक से उसको चलाते हैं तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और जब आप दौड़ के आ रहे होते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक मूविंग स्टेट में होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, बस आप जंप कर जाते हैं और दूर चले जाते हैं। बस आप जंप करते हैं और आप दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है, तो वहाँ पे इनर्सिया फॉलो होता है, मतलब वो आपकी बॉडी मूव करते रहना ही चाहती है, इसलिए जंप करना आसान हो जाता है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए। अब देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले कुछ और फिजिक्स की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बल क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम द्वितीय नियम को आसानी से समझेंगे। बल पढ़ेंगे, फोर्स और मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे सेकंड नियम क्या है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं बल। बल क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। फोर्स वह एक भौतिक कारक है। देखिए, फोर्स हम आप सब समझते हैं, जरा इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। एक भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की उसकी शेप में, उसके साइज में या उसके मोशन में परिवर्तन आ जाए, या अगर वो रुकी हुई है तो गति करने लगेगी फोर्स की वजह से, अगर गति कर रही है तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी या और कम हो जाएगी या पूरी तरह से रुक जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार जब रुका रहे तो आप फोर्स लगाएं तो मोशन कर ही देगी। अब जैसे ये बोर्ड है, ये रुका हुआ है ना, रेस्ट में है, तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये मूव कर गई, नहीं मूव की। तो ये डिपेंड करता है कितना रिजिड है, डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कितना रिजिड है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या क्या करता है, या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। किस किस तरह का परिवर्तन, उसकी शेप को, उसके साइज को बदल देगा। जैसे आटा गूंथते हो ना, तो जितनी बार फोर्स लगाते हो क्या होता है, शेप साइज बदलता जाता है, ठीक है। अगर कोई एक पहिया है, व्हील रखा हुआ है, उस पर फोर्स लगाओगे तो रुका हुआ है तो मोशन कर जाएगा, अगर मोशन करते हुए आ रहा है फोर्स लगाओगे रुक जाएगा, है ना। या बहुत बड़ा कोई ट्रक है, आप रोकने जाओ तो समझ ही रहे हो, फिर रोक नहीं पाओगे, है ना। कोई हल्का फुल्का हो तो रोक लोगे, बहुत हो तो नहीं रोक पाओगे, लेकिन आपने फोर्स हर स्थिति में लगाया है, फोर्स आपने कोशिश की रोकने की, रुका नहीं, अलग बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास यानी चेष्टा करता है, तो उसको कहते हैं बल। अब देखिए, बल दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स मतलब वो फोर्स कि जब बल तब लगता है जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में यानी फिजिकली टच करती हैं, तब जब फिजिकली टच करेंगी तभी फोर्स लगेगा, है ना। जैसे ये बोर्ड है, इस पे आपको बल लगाना है तो ऐसे करके नहीं लगा सकते, शक्तिमान नहीं है आप, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा फोर्स लगाने के लिए। और अगर ऐसी पावर आ जाए कि बस ऐसे करें और कोई ऑब्जेक्ट रुक जाए, मान लो आपके पास एक ऐसी पावर हो कि आप ऐसे करो और रुक जाए दूर से ही बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो असंपर्क बल हो गया ना, मतलब बिना संपर्क लगाए ही आपने बल लगा दिया, बिना फिजिकली टच किए ही, बिना संपर्क के ही आपने बल लगा दिया और बल लग भी गया।
तो उसको असंपर्क बल कहेंगे, और जहां कांटेक्ट की जरूरत होती है उसको संपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण होता है घर्षण बल, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हम सब जानते हैं। अगर आप कोई खुरदरा रास्ता है और उस पर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एकदम कोई स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फ्लोर ऐसा है कि चिकना सा है बिल्कुल, है ना, या शीशे का फ्लोर है, वहां पे आप दौड़ेंगे तो देखिए अपने आप को संभालना मुश्किल होता है और गिरने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक, फ्लोर पे अगर पानी गिरा हो तो फिसलने का चांस ज्यादा होता है, डीजल गिरा हो तो फिसलने का चांस ज्यादा होता है। और वही खुरदरा हो, अगर फ्लोर उखड़ जाए, खुरदरा हो जाए बिल्कुल, तब आप कैसे भी दौड़ेंगे, ग्रिप बहुत बढ़िया बनता है। या ग्रिप बनाने के लिए जूते आपने देखे होंगे, वो जूते के नीचे जो सोल होता है वहां पे ग्रिप बढ़िया लगा होता है। स्पोर्ट्स वालों का जूता देखिएगा, बहुत बढ़िया एकदम ग्रिप होता है उसमें, है ना, ताकि जब वो दौड़ रहे हैं तो पैर फिसले ना। तो जब ग्रिप ज्यादा रहेगा तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। और जब सरफेस स्मूथ रहेगी बिल्कुल, आपका जूते का मान लो जो नीचे का सोल है एकदम प्लेन है बिल्कुल, और आप फ्लोर पे दौड़ने लगे, तब तो आप बच ही नहीं सकते हो, गिरना ही है। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। फ्रिक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए जो आपको बैलेंस करे वहां पे, जब आप खड़े हैं तो, या जब चल रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए ना। तो वो फोर्स बैलेंस नहीं करती आपको। अब देखो यहां पे अगर हमने एक टेबल बना दिया, है ना, और टेबल के ऊपर हमने एक किताब रख दिया ऐसे, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, तो ये टेबल और इस पे एक बुक रखी हुई है आपने। अब देखिए बुक टेबल पे रखी है तो क्या हुआ, अब आपने फोर्स इधर लगाया, मतलब बुक को आप इधर खिसकाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन फोर्स की ये है ना। फोर्स देखिए क्या एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन भी जरूरी होता है। फोर्स क्या है, एक सदिश राशि, अभी इस बारे में बात करेंगे। तो आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो टेबल के सरफेस और बुक का जो सरफेस दोनों जो कांटेक्ट में है, उनके बीच में घर्षण बल लगा, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और उस घर्षण बल की दिशा क्या होती है यह जान लीजिए। घर्षण बल किसके किसके बीच में लग रहा है, टेबल का जो सरफेस ये वाला और बुक का वही नीचे वाला सरफेस, जो दोनों आपस में कांटेक्ट में है, क्योंकि देखिए संपर्क बल में आता है। लेकिन ये फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसके उल्टे दिशा में, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। फोर्स के विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स के विपरीत दिशा में लगता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या, अभी मैंने आपको बताया क्या, एक सदिश राशि है। मतलब इसको प्रदर्शित करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अभी हम इसके यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, इसके मात्रक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए घर्षण बल हो गया, अब स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल। अच्छा स्प्रिंग आप सबने देखा है, स्प्रिंग को आप देखो, स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में मान लो स्प्रिंग पे आपने ना खींचा है और ना ही स्प्रिंग को दबाया है, बिल्कुल फ्री है स्प्रिंग, तो मान लो ये लंबाई है उसकी। अब जब आपने अगर दोनों तरफ से स्प्रिंग को खींच दिया, जब आपने दोनों तरफ से स्प्रिंग को खींच दिया तो स्प्रिंग अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं रही, ठीक है ना। स्प्रिंग अपने पूर्व की अवस्था में नहीं रही, तो स्प्रिंग पे आपने बल किधर लगाया, जैसे मान लो, अच्छा चलो स्प्रिंग के एक को फिक्स कर दो, स्प्रिंग का जो एक एंड है मान लो हमने इस बोर्ड में उसको फिक्स कर दिया बिल्कुल, और हम इस एंड को खींच रहे हैं, सिर्फ इस एंड को खींच रहे हैं, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी दिशा इधर की तरफ है। तो खींचे हुए स्प्रिंग में अब एक बल है, एक बल आ गया अपने आप, क्योंकि आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, और वो जो दिशा है उस बल की, वो जिधर आपने पुल किया है उसके जस्ट उल्टे दिशा में उसकी डायरेक्शन है ना। देखिए ये स्प्रिंग द्वारा लगाए गए बल समझते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है, हमने स्प्रिंग को यहां पे फिक्स कर दिया। अब ये स्प्रिंग जो है ओरिजिनली ऐसा दिख रहा है, ऊपर वाले फिगर में देखिए
इसको ना हमने खींचा है और ना ही दबाया हुआ है। स्प्रिंग क्या है, अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन में है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे फिगर में नीचे वाले में स्प्रिंग को एक फोर्स लगा के पुल किया गया, खींचा गया इधर की तरफ। देखिए ना, पहले स्प्रिंग की लंबाई नॉर्मल में इतनी थी, अब यहां से यहां तक हो गई, तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ फोर्स लगा खींचा गया है। तो अब ये स्प्रिंग क्या कर रही है, अपनी वास्तविक स्थिति में आने का प्रयास करेगी, है ना। एक फोर्स लगेगा उल्टे दिशा में, आपने जो फोर्स लगाया खींचने के लिए इस दिशा में लगाया है, तो आपने जो फोर्स लगाया है उसके ठीक विपरीत दिशा में स्प्रिंग पे एक फोर्स काम कर रही है, और वो फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। और ये फोर्स क्या करती है, स्प्रिंग को वापस इसकी पुनः स्थिति में रिस्टोर करने का या वापस लाने का प्रयास करती है, अपनी वास्तविक स्थिति में रिस्टोर करने का प्रयास करती है। इसीलिए अंग्रेजी में इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, हिंदी में प्रत्यानयन फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल। अब देखते हैं तनाव बल, है ना। देखिए तीसरे तरह का बल जो है तनाव बल, जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं ना, कहते हैं टेंशन फोर्स। तो देखिए एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैसे काम करता है इस फिगर से हम समझते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें हमने एक रस्सी को बांध दिया है। ठीक, रस्सी जब नॉर्मली बंधी थी कोई बात नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं था, रस्सी के द्रव्यमान के बराबर, तो रस्सी का द्रव्यमान कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही नॉर्मल रस्सी बंधी हुई है। अब क्या हुआ कि हमने एक वस्तु है जिसका कुछ अच्छा खासा द्रव्यमान है, वो हमने बांध दिया। चलो रस्सी में हमने बांध के, रस्सी ऊपर बंधी हुई है, एक द्रव्यमान जिसका एक वस्तु का कुछ मान लो द्रव्यमान को हम W से वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमने बांध दिया, ये वो वस्तु है। अब जब हमने बांधा तो उस रस्सी पे कितना फोर्स लगने लगा, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा। जब आप किसी वस्तु का जो भार होता है वो कहाँ लगता है, नीचे की तरफ ही तो लगता है ना, भार नीचे की तरफ ही लगता है। तो भार इसका नीचे की तरफ ये दिशा हो गई, और ये भार जो है W, ये रस्सी पे एक बल की तरह कार्य कर रहा है, एक बल की तरह ही तो कार्य कर रहा है ना। क्यों, छोटा बच्चा जब गर्दन पकड़ के आपकी लटक जाता है तो एक बल की तरह, वो ऐसा नहीं है कि खींच रहा होता है, वो नॉर्मली लटका होता है, और आपके गर्दन पे कितना बल लग रहा होता है, जितना उस बच्चे का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान यानी W भी एक तरह का बल ही है, याद रखिएगा। W भी एक तरह का क्या है, बल है, ये हम समझेंगे। द्रव्यमान किसी वस्तु का बल ही होता है। किस दिशा में बल लगता है, नीचे की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो रस्सी पे कितना लगने लगा, W। अब रस्सी क्या की, रस्सी में इस द्रव्यमान की वजह से तनाव आया, है ना। तनाव किस बात के लिए आया, रस्सी अपने आप को बैलेंस कर रही है। रस्सी पे जब भार लगा तो रस्सी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और रस्सी में क्या हो गया, एक टेंशन फोर्स जनरेट हो गया। रस्सी इस द्रव्यमान को बैलेंस करने के लिए अपने आप में एक टेंशन फोर्स जनरेट किया रस्सी ने, जिस टेंशन फोर्स को T से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, उस वस्तु के द्रव्यमान के ही बराबर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रस्सी में जो है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु बांध दिया गया है, तो रस्सी पे टेंशन फोर्स बताइए कितना होगा, रस्सी पे उत्पन्न टेंशन फोर्स यानी तनाव फोर्स बताइए कितना होगा। तो जितना द्रव्यमान होगा उतना ही टेंशन फोर्स होगा, उत्तर होगा 50 किलोग्राम, है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं असंपर्क बल। बिना संपर्क में आए भी कुछ बल कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, स्थिर वैद्युत बल, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए असंपर्क बल में पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में उपस्थित हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु को अपने से दूर नहीं ढकेलती है, सिर्फ एक ही तरफ काम करता है डायरेक्शन इसका। सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती है ना। टेबल कुर्सी को, कुर्सी टेबल को, बिल्डिंग को, सब कुछ। लेकिन वो पास क्यों नहीं आ जाते हैं, क्योंकि फोर्स बहुत कम होता है उनका। बहुत बड़े जो द्रव्यमान वाले होते हैं वस्तु, उन पे वो फोर्स दिखता है, प्रभावी होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। अदरवाइज वो प्रभावी नहीं दिखता है। दूसरी बात यह है कि हम सब पे ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी भी लगा रही है। तो आप बताओ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है हम लोगों पे
कि मान लो कि हमको दूसरी वाली बिल्डिंग भी खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल लगा के, और इधर पृथ्वी भी खींच रही है, तो आप बताओ हम किधर जाएंगे? जिधर का बल ज्यादा होगा। तो यार हम पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाएंगे कि उस बिल्डिंग की तरफ खींचे चले जाएंगे? जाहिर सी बात है, जिधर बल ज्यादा है उधर खींचे चले जाएंगे। तो इसीलिए ये बिल्डिंग जो बल लगा रही है, या जो बड़े बड़े और ऑब्जेक्ट हैं, पहाड़ पत्थर लगा रहे हैं, उनका बल हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन सब के सारे ग्रेविटेशनल बल से ज्यादा इस पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम पे लग रहा है। तो हम सब देखो इसीलिए सीधे ऐसे खड़े रहते हैं। हम कूदने की कोशिश भी करेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बाकी जो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहे हैं उन सबसे क्या है? ज्यादा है। तो दुनिया, अब देखो पृथ्वी क्यों गोल गोल सूर्य के चक्कर लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो सैटेलाइट हम लॉन्च किया जाता है, इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, वो पृथ्वी के गोल गोल चक्कर क्यों लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा पृथ्वी का क्यों चक्कर लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सारे ग्रह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जितनी सेलेस्टियल आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रही हैं, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो तो सब इधर का उधर हो जाएगा। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ क्या होता है? पुल होता है, सिर्फ अपनी तरफ आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। अब ध्यान दे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में हम जानते हैं दोनों तरफ का बल होता है। जैसे ये चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये दूसरा चुंबक हमने ले लिया और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये चुंबक को जब हम पास लाएंगे, इस चुंबक की एक रेंज है एक्चुअली, वो चुंबक के किस पे डिपेंड करती है? चुंबक का साइज क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। चुंबकीय बल, कभी कभी छोटे छोटे चुंबक की भी चुंबकीय बल बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो सब बनाए गए चुंबक होते हैं, सब आर्टिफिशियली बनाए गए चुंबक होते हैं। तो देखो ये नॉर्थ ये साउथ, तो नॉर्थ और साउथ में आकर्षण बल लगता है, नॉर्थ और साउथ में आकर्षण बल लगता है। जब पोल डिफरेंट होते हैं, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो इनमें आकर्षण बल होगा, और जब समान पोल होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ये देखो ये आकर्षण बल, ये इसको अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ, और यहां मैं अगर बना दूं, यहां पे नॉर्थ हो गया और यहां पे भी नॉर्थ हो गया, तो प्रतिकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ये इसको इधर ढकेल रहा है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा। और उल्टे पोल होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। ये हो गया चुंबकीय बल। तो क्या इसमें कांटेक्ट लगता है? क्या चुंबकीय फोर्स, आप दो चुंबक पास लेके जाओ और देखना आपको फोर्स का आभास तभी हो जाएगा जब, क्या दोनों को चिपकाने के बाद फोर्स का आभास होता है? नहीं, आप देखते हैं दूर से ही खींच लेता है, बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लग जाता है। तो इसीलिए तो इसको नॉन कांटेक्ट यानी असंपर्क फोर्स कहते हैं। क्लियर है ना बात? अब देखते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वैद्युत बल जिसमें जो वैद्युत आवेश होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्थिर अवस्था में होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं। जैसे हमारे घर में जो बिजली आ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहे हैं, लगातार मूविंग स्टेट में, और तब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमको मिल रही है। लेकिन स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है कि एक तरफ नेगेटिव चार्जेज है ना, यानी मान लो इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेज यानी प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी मान लो, खाली जगह, उसको प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे एक जगह स्थिर होते हैं, है ना, जिस पे बैटरी काम करती है। जो सेल आप देखते हैं ना, बैटरी, जो सेल या बैटरी आप देखते हैं, उसमें दो प्लेट जो होते हैं ना, दो प्लेट, एक पे नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है। और इन्हीं फोर्स की वजह से क्या होता है, जो तार हम जोड़ते हैं, जो कंडक्टर हम जोड़ते हैं, उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नकारात्मक होता है, तो ये पॉजिटिव एक तरफ जनरेट हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है तार के, वो इधर भागते हैं और फिर इधर से चक्कर लगा लगा के ऐसे घूमते रहते हैं, और हमारा अप्लायंस काम करता रहता है ना। जो कैपेसिटर आप पंखे में यूज करते हैं, देखिए पंखे में कुछ, उसको ज़्यादातर लोग जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों कहा जाता है। कंडेंसर या कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल पे ही काम करता है ना। दो प्लेटें होती हैं उसमें, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी सिद्धांत पे वो काम करता है। जो हम लोग देखते थे ना कि पेन, इस पे हम लोग अपने बालों पे पेन रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ले जाते थे, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो भी किसका उदाहरण है, स्थिर वैद्युत बल का ही उदाहरण है। तो ये हो गया बल और स्थिर वैद्युत बल। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड नियम। फ्रेंड्स अब देखते हैं संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम।
है ना। तो मोमेंटम यानी संवेग की परिभाषा क्या होती है कि ये जो मोमेंटम किसी भी बॉडी का यानी संवेग किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका किसका, मास का और उसकी वेलोसिटी का, है ना, उसकी मास का और उसकी वेलोसिटी का। मान लो एक क्रिकेट की बॉल है 50 ग्राम की, ठीक है ना, 50 ग्राम की क्रिकेट की बॉल है और एक बार अगर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और एक बार इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। मास वही है, देखिए मास जो है उस कांस्टेंट है, बॉल वही है, इसकी वेलोसिटी एक बार कम है और एक बार ज़्यादा है, तो दोनों ही केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा यहाँ पे मोमेंटम, क्योंकि मास में जब आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उससे ज़्यादा, यहाँ पे अगर 50 ग्राम को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज़्यादा आएगा। तो अगर एक किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करें तो उसके मास में तो कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है ना, उसका मास तो बदलने जा नहीं रहा है, उसकी वेलोसिटी जरूर बदल सकती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी कम हुई तो मोमेंटम कम हो गया। आपको क्या याद रखना है, P = mv, है ना। मोमेंटम को, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं और m से मास और v से वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम कहें चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम क्या कहें, अभी तक हमने मोमेंटम पढ़ा, अभी हमने संवेग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन की दर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर। तो देखो उस दिन मैंने एक दिन और आपको पहले बताया था एक्सेलरेशन में, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कैसे होगा। तो देखो, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m और वेलोसिटी इनिशियल u, तो mu हो गया। अब बाद में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मास तो उतना ही है, वेलोसिटी बढ़ गई, तो हमने लिख दिया mv, तो ये तो मोमेंटम बढ़ा हुआ हो गया, तो इसको P2 लिख दिया। ये P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और P2 क्या है, ये फाइनल मोमेंटम, है ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, मोमेंटम में कितना परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो परिवर्तन यानी चेंज जो हुआ वो आया P2 - P1। तो P2 क्या है, mv है, और माइनस P1 क्या है, mu है। तो दोनों में क्या कॉमन ले लें, m कॉमन ले लें, यहां पे लिखें v - u। तो ये क्या आ गया बच्चों, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मोमेंटम परिवर्तन की दर, रेट पढ़ने जा रहे हैं। और रेट में आपको मैंने बताया था कि टाइम से डिवाइड कर देना। टाइम कौन सा है, ये टाइम t क्या है जिससे हमने डिवाइड किया, ये टाइम वो है जितने टाइम में मोमेंटम P1 से P2 हो गया, जितने टाइम में संवेग P1 से P2 हो गया वही टाइम t है। अच्छा, अब आपने पहले पढ़ा था कि v - u/t को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तो a = v - u/t पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे v - u/t की जगह पे a रख दें, तो P2 - P1 क्या आ जाएगा, ma, है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, ma हो गया। देखो याद रखो, अगर पूछा जाए मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है mv, p = लिखते रहिए फॉर्मूला, p = mv, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और p = mv होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर कोई पूछे P2 - P1, तो ये होता है ma, है ना। ये क्या होता है, ma होता है, ठीक है। अब हम फोर्स को क्या करते हैं, देखो द्वितीय नियम फोर्स से संबंधित ही है। अब हम द्वितीय नियम पढ़ते हैं। द्वितीय नियम से पहले मोमेंटम समझना जरूरी था। मोमेंटम समझ गए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी यानी वेग के गुणनफल को कहते हैं मोमेंटम। अब हम सेकंड नियम पढ़ेंगे और फोर्स देखेंगे कि फोर्स क्या होता है और फोर्स का यूनिट देखेंगे। देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसीलिए हमने पहले पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहीं से शुरुआत हुई है द्वितीय नियम की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
किसी बॉडी के मोमेंटम में जो परिवर्तन की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? फोर्स अप्लाइड ऑन इट। उस वस्तु पे जितनी फोर्स लगती है उसी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वस्तु पे लगाए गए बल के। ठीक है ना? तो देखो अब यहां पे बल की बात की गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी मैंने आपको बताया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ma, बताया था ना आपको। तो यही कह रहा है ma जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब एक बात समझिएगा, मास है और एक्सेलरेशन है मोमेंटम। अब ये बताइए कि मास अगर दो वस्तुओं का बराबर हो और उनका एक्सेलरेशन बढ़ाना हो, दो वस्तुओं का मास अलग अलग हो, सॉरी दो वस्तुओं का मास अलग अलग हो, मान लो एक का 100 किलोग्राम हो और एक का 500 किलोग्राम हो, ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी को आप बराबर करना चाहते हैं, दोनों की वेलोसिटी को आप बराबर करना चाहते हैं, तो आपको फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा? जिसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा है उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम है उस पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो बात समझ रहे हैं ना यार? रोकना ये मान लो तो 500 किलोग्राम को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और 100 किलोग्राम को रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब जो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हम यहां पे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ए क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फोर्स आप जितना ज़्यादा लगाओगे, किसी वस्तु का मास मान लो, किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो बराबर है, कांस्टेंट है, तो फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और फोर्स जितना कम लगाओगे एक्सेलरेशन उतना कम होगा। भाई अगर बराबर द्रव्यमान के वस्तु को एक्सेलरेशन ज़्यादा करना है, ज़्यादा तेज़ी से भगाना है, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और उसी वस्तु को अगर कम तेज़ी से भगाना है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है ना? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर एक्सेलरेशन बराबर हो, बराबर करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन बराबर करने के लिए जिस वस्तु की का मास ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जिस वस्तु का मास कम उस पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा। समझिएगा बात को। एक्सेलरेशन अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, बराबर, दोनों का एक्सेलरेशन आप मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना चाहते हो दोनों का, तो जिसका मास ज़्यादा है उस पर फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब भागेगा। ट्रक को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, किसकी तुलना में? एक मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाने की तुलना में, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा पावरफुल इंजन होता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए माइलेज कम होता है ना? तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गए? मास के। मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे हमने क्या किया? मास को कांस्टेंट रखा, है ना? तो अगर एक्सेलरेट ज़्यादा करना है तो फोर्स ज़्यादा लगाओ, और एक्सेलरेट कम करना है फोर्स कम लगाओ। तो अगर इन दोनों को हम देखें मिला के दोनों से, तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा, और कांस्टेंट लगा दो तो F इज इक्वल टू KMA हो जाएगा, जहाँ K एक कांस्टेंट है और K की वैल्यू होगी 1, है ना? K की वैल्यू हो जाएगी 1 और K एक कांस्टेंट है। तो कुल मिला के आ गया फोर्स F इज इक्वल टू m×a। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, है ना? चेंज ऑफ मोमेंटम भी ma होता है, देख लीजिए। मोमेंटम क्या होता है? तीनों में एक जगह लिख देता हूं। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? P2 माइनस P1 अपॉन T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहेंगे P2 माइनस P1 अपॉन T। ये होता है ma और फोर्स होता है ma। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इसीलिए लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हो गया ma और फोर्स भी हो गया ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। और ये द्वितीय नियम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
ठीक है, जैसे क्रिकेटर जब बॉल रोकते हैं ना, क्रिकेटर जब कैच करते हैं फील्डर, तो देखिए अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच के कैच रोकते हैं। ये नहीं कि एकदम ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट रख के बॉल चिपका लिए, तो चोट लग जाती है। क्यों? ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है। और जब वो पीछे खींचते हैं तो पीछे खींचने का कारण क्या होता है कि वो समय बढ़ाना चाहते हैं। संवेग परिवर्तन में देखो, बॉल का कुछ जो बॉल है क्रिकेट की, उसका कुछ मास है और जो आ रही है कुछ वेलोसिटी है। अब मान लो उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और जब आप रोकेंगे तो रोकने का मतलब आप उसको 0 मीटर प्रति सेकंड पे करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड से डायरेक्टली आप उसको 0 मीटर प्रति सेकंड करना चाहते हैं। तो अगर आप सीधे रोक देंगे, सीधे 0 पे कर देंगे, तो चोट लग जाएगी। तो बॉलर हाथ पीछे खींचता है, फील्डर जो हाथ पीछे खींचता है, उसका कारण यह है कि टाइम वो बढ़ाना चाहता है, टाइम बढ़ाना चाहता है। टाइम बढ़ाने से क्या होता है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो धीमी पड़ जाती है। टी बढ़ गया, देखो ना संवेग परिवर्तन की दर P2 माइनस P1 अपॉन टी, P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो जब आप अचानक से रोक दोगे तो टी बहुत कम हुआ, टाइम आपने बहुत कम लिया रोकने में, तो संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाएगी, दर बढ़ जाएगी, चोट लग जाएगी। और जब आप थोड़ा टाइम देंगे हाथ पीछे खींच के, तो टी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा समय में आपने रोका, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो टोटल की वैल्यू कम आ जाएगी, मतलब संवेग परिवर्तन की दर कम हो गई तो चोट कम लगती है। यह आसानी से आप कैच पकड़ लेते हैं। तो अगर फील्डर वाला उदाहरण देके पूछे कि न्यूटन के किस गतिविषयक नियम का उदाहरण है, तो द्वितीय का उदाहरण है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। अब तृतीय नियम जो है, थर्ड लॉ, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तृतीय नियम से पहले एक महत्वपूर्ण चीज जो हमने मोमेंटम पढ़ा, P = mv, तो मोमेंटम का यूनिट जरा देख लेते हैं, है ना। मोमेंटम का यूनिट देख लेते हैं। तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। SI यूनिट होता है किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, P = mv। तो इसका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो SI यूनिट हो गया वो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, है ना। और एक होता है CGS यूनिट, CGS यूनिट, C से होता है सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो CGS में क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, और सेंटीमीटर है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। CGS में अगर हम देखें, CGS यूनिट अगर मोमेंटम की देख लें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? CGS का मतलब ही होगा C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, तो ये इसमें चलता है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और सबसे इंपॉर्टेंट है SI यूनिट। SI में हो गया मास का किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, आपको पता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चूंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर। देखिए जो फोर्स F = होता है m/a, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड। SI यूनिट यही तो हुआ, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये SI यूनिट हो गया। तो इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन वही है जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, शॉर्ट में इसको न्यूटन कहते हैं, न्यूटन के नाम पे। तो इसका मतलब 1 न्यूटन = हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है उसको 1 न्यूटन कहते हैं। देखो ना, अगर आप 1 किलोग्राम को, मतलब मास भी 1 हो और एक्सेलरेशन भी 1 हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना हो, प्रदान करना हो, तो इसके लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है उसको 1 न्यूटन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। देखो ये हो गया SI यूनिट। अब एक होता है CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या हो जाता है, CGS यूनिट में इसको कहते हैं डाइन कहते हैं। अब देखो न्यूटन बड़ा यूनिट है, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ये पेपर में डायरेक्टली यूनिट पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट का ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁵ डाइन। और यही पूछ लिया गया कि फोर्स यानी बल का CGS यूनिट बताइए, तो डाइन हो गया, और SI यूनिट बताइए तो न्यूटन हो गया, है ना। अब गतिविषयक तीसरा नियम देख लेते हैं।
तीसरा नियम क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। हर एक एक्शन का एक बराबर और विपरीत दिशा में उसका एक रिएक्शन भी लगता है ना। जैसे सबसे कॉमन उदाहरण है कि अगर आप किसी दीवार पे हिट करते हैं तो आपको भी बराबर ही चोट लगती है, आपको भी चोट लगती है हाथ पे, है ना। और क्या होता है, अगर जैसे बंदूक से अगर कोई लोग गोली चला रहे होते हैं तो गोली जब निकलती है तो पीछे झटका लगता है उनको भी, है ना, पीछे उनको भी झटका लगता है। तो उतना ही फोर्स, जितना फोर्स गोली पे लगता है और गोली बाहर जाती है, उतना ही फोर्स बंदूक पे भी पीछे की तरफ लगता है। लेकिन चूंकि हम मजबूती से लेके पकड़े होते हैं और गोली का भार कम होता है तो गोली तो दूर निकल जाती है। हमारा भार ज़्यादा है, हम पूरा फोर्स लगा के बंदूक को रोके हुए हैं, इसलिए हम खड़े रह जाते हैं या थोड़ा सा झटका खाते हैं। गोली की तरह हम भी पीछे नहीं उड़ जाते हैं, है ना। अगर गोली के बराबर भार हमारा भी होता तो हम भी पीछे उड़ जाते, बंदूक और हमारा मिला के। लेकिन चूंकि हमारा भार ज़्यादा है, और मैंने क्या बताया कि भार भी एक फोर्स होता है, तो हम भी तो एक फोर्स लगाए पड़े हैं ना, और कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे पीछे, और फोर्स लगा रहे हैं। भार के अतिरिक्त भी हम फोर्स लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और बात समझिए, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स, मान लीजिए ये हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो ऑपोजिट देखो ना, इक्वल फोर्स लगता है। ये जितना फोर्स आपने इधर लगाया उतना ही आप पे भी लगेगा, और अगर आपने ये वेस्ट में लगाया है तो आपको ईस्ट में लगेगा। सॉरी, आपने अगर ईस्ट में लगाया है तो वो फोर्स एकदम वेस्ट डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे टेबल पे बुक रखी हुई है, तो बुक का जितना भार है, मैंने क्या बताया, भार फोर्स के बराबर होता है। बुक का जितना भी भार है वो टेबल पे एक फोर्स के रूप में लगा नीचे की तरफ। तो बुक क्यों रुकी हुई है, बुक नीचे क्यों नहीं चली जा रही, क्योंकि टेबल भी बुक पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको बैलेंस किए हुए। हम जब जमीन पे चलते हैं तो फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से जमीन पे, फिर भी हम क्यों खड़े, नीचे क्यों नहीं चले जाते हैं, क्योंकि ये जमीन भी हम पे इक्वल और ऑपोजिट, हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो जमीन ऊपर की तरफ लगा रही है, ये इक्वल उतना ही फोर्स लगा रही है, इसलिए हम बैलेंस स्थिति में चल पा रहे हैं। जैसे तैरते हैं जो लोग, तो क्या करते हैं, हाथ से पानी हटाते हैं, और जितना पानी को ये इधर खींचते हैं पीछे, तो पानी उतना ही आगे की तरफ फोर्स लगाती है। भाई पानी को आपने इधर हटाया तो पानी को आपने पीछे हटाया तो पानी आपको आगे की तरफ ढकेलती है, तो इसलिए आदमी तैरता हुआ चला जाता है। नाव में भी आप देखे होंगे कि पतवार लिए रहते हैं और उससे पानी को पीछे की तरफ करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं। जब पीछे की तरफ पानी को करते हैं तो पानी के द्वारा एक फोर्स आगे की तरफ लगाया जाता है और नाव जो है वो आगे बढ़ जाती है। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है रॉकेट। जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम, तो जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है उसमें यही नियम लगता है कि नीचे की तरफ फोर्स लगता है, बहुत तेजी से आग जलती है और नीचे की तरफ फोर्स लगता है, और जब नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और रॉकेट ऊपर की तरफ निकलती जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आई, तीनों नियम और भी बहुत सारी बेसिक बातें, यूनिट्स, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले वीडियो में हम फिजिक्स के अलावा कुछ और टॉपिक लेके आएंगे कल। हाँ, ये तीनों जो वीडियो फिजिक्स का था ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट, शेयर जरूर किया करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। बहुत कम व्यूज आते हैं मेरे वीडियोज के, है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।